नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगर आप ईमानदारी से असेस करें तो ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के बचने के कोई चांसेस लगते नहीं हैं। हेरा फेरी, मैनिपुलेशन और बाकी चीज़ों के पूरे तथ्य सामने आ चुके हैं, जैसा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था। ये तथ्य अलग अलग रिपोर्ट से सामने आए हैं, इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ में ये कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट कहती हैं कि अडानी साहब का दोष सिद्ध हो चुका है। लेकिन ये रिपोर्ट कहती हैं, हमने जांच नहीं की है। हम इन रिपोर्ट्स को देखते हैं तो उससे जो इम्प्रेशन बनता है और जो सोच मेरी बनती है वो आपको बता रहा हूँ। जो ताज़ा रिपोर्ट है, जो नया बम फूटा है, वो ब्लूमबर्ग ने फोड़ा है। क्या है रिपोर्ट, क्या खुलासा हुआ है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, सारी डिटेल्स बताऊँगा। अब बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कैसे, ये भी बताऊँगा। अब तक हमारे वीडियो 100 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाते थे। जिन ग्रुप्स में हमें शेयर करने की इजाज़त थी उसमें हम शेयर करते थे, लेकिन अब इस फैसले में कुछ बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये है कि जब बहुत महत्वपूर्ण कोई खबर होगी तभी किसी ग्रुप में पोस्ट की जाएगी, वरना ग्रुप्स के अंदर हमारी पोस्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप में हम बंद कर देंगे। केवल जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ज़रिए ही हम आपको पोस्ट अपनी उपलब्ध कराएंगे, पहली चीज़। और जो लोग ग्रुप्स के ज़रिए हमारी वीडियोस को एक्सेस कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब बात करते हैं अडानी साहब की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अब थोड़ा सा याद कर लिया जाए उस रिपोर्ट को। और उसमें ये कहा गया था कि एक गौतम अडानी के बड़े भाई साहब हैं, विनोद अडानी, जो दुबई में बैठकर बहुत सारी ऑफशोर कंपनियों का मैनेजमेंट करते हैं। वहाँ से वो पैसे का चक्कर घुमाते हैं और उस पैसे के चक्कर से ही अकाउंट की हेराफेरी होती है और उसी पैसे के चक्कर से शेयर बाज़ार को मैनिपुलेट किया जाता है। ये आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया था। बातचीत इससे ही आगे बढ़ाएंगे। ये जब आरोप लगता है तो एक पूरी रिपोर्ट अडानी ग्रुप की आती है। 413 पेज की एक जवाब आता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, और वो जवाब ये कहता है कि ये बकवास है, विनोद भाई साहब का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी में विनोद भाई साहब का कोई पद नहीं है, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद अडानी ग्रुप की तरफ से 2 ऐलान, जो मीडिया के पहलवान हैं अडानी साहब की तरफ से, अडानी साहब अब ये चलने वाले हैं, अडानी साहब वो करने वाले हैं टाइप का 2 खबरें आती हैं, या ये समझा जा रहा है कि उनको प्लांट करवाया जाता है। प्रतिष्ठित समाचार संस्थान है। एक खबर ये प्लांट कराई जाती है कि जो सबसे खूंखार और खौफनाक एक फर्म है अमेरिका की, जो शॉर्ट सेलर्स को जेल भिजवाने का काम कर सकती है, उससे अडानी साहब सलाह ले रहे हैं। और दूसरी खबर आती है कि अडानी साहब इंटरनेशनल रेप्यूट के एक बहुत बड़े इंडिपेंडेंट ऑडिटर से अपनी कंपनी का ऑडिट करा रहे हैं। ये दोनों खबरें आती हैं और आपको लगता है कि वाह, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अडानी साहब कहते रहे हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है, हमारी कंपनी जो है उसको वो प्रॉपर कॉरपोरेट गवर्नेंस उसका बहुत अच्छा है। ये तो स्वयं साक्षात हमारे गौतम अडानी जी अपने मुंह से बोले हैं। मुखार बिंद से बड़े लोगों का मुखार बिंद होता है। तो निचोड़ ये निकलता है कि ये सारी बातों का एक निचोड़ था कि विनोद भाई साहब कंपनी का कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ गौतम अडानी के भाई साहब हैं, सिर्फ। अब पता चला है कि भाई साहब तो भाई साहब, भाभी जी भी जो है ना, वो भी ग्रुप के खेलों में शामिल थी। कैसे पता चला? एक फोर्ब्स की रिपोर्ट आई थी अभी 2-4 दिन पहले, मैंने आपको बताया था। उसमें यह बताया गया था कि गौतम अडानी साहब जब सीमेंट की कंपनी खरीद रहे थे,
होलसेम सीमेंट का जो एसीसी और कौन सी कंपनियां भारत की जो खरीदी गई थी पिछले साल, और ये मामला है अगस्त का, $10.5 बिलियन की परचेस थी। 2 सीमेंट के कारोबार खरीदे गए थे, उसके बाद ये हिंदुस्तान के सीमेंट किंग बन गए थे। इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको बताता हूं कि जो फोर्ब्स वाला खुलासा था वो क्या था। फोर्ब्स वाले खुलासे में पहली बार ये साबित हुआ था कि अडानी साहब के बड़े भाई साहब विनोद भाई साहब तस्वीर में हैं और वो इस कंपनी में अहम रोल रखते हैं। इस खुलासे में बताया गया था कि फोर्ब्स जो है उसने ये बताया था कि एक कंपनी ने रूस के बैंक से लोन लिया और वो पैसा लोन लेकर अडानी के सीमेंट खरीदने में काम आया, और उस पैसे को लोन लेने के लिए अडानी साहब की किसी कंपनी का पैसा उस बैंक में रूस के गिरवी रखा गया था। यानी कि अगर वो कंपनी में कुछ नहीं है तो इनका शेयर कैसे गिरवी रख रहे थे, ये सवाल उठा था। उसके बाद पहली बार उस रिपोर्ट से स्थापित हुआ था कि अडानी साहब इस ग्रुप में अहम पद पर हैं, जिसको मना कर रही है कंपनी, लेकिन उसके बावजूद विनोद भाई साहब जो है कंपनी में अहम पद पर हैं। अब जो खुलासा सामने आया है ये उससे अलग खुलासा है, और ये खुलासा है ब्लूमबर्ग का। ब्लूमबर्ग ये कह रही है कि अडानी की कंपनी ने खुद ही और इनके बैंक ने जो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट 85 पेज का डॉक्यूमेंट फाइल किया है, उस 85 पेज के डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 21 पर वो सबूत मौजूद हैं जो विनोद भाई साहब को अडानी कंपनी का एक पावरफुल हिस्सा होने की गवाही देते हैं। ब्लूमबर्ग लिखता है कि भाई साहब जो हैं वो अडानी की तरफ से डील किया करते थे। भाई साहब अडानी की तरफ से सारा का सारा सेटअप, सारी की सारी सेटिंग और सारी की सारी डीलिंग किया करते थे। और ये जो डॉक्यूमेंट आया है बैंक में, जो पेज नंबर 85 पर लिखा हुआ है, उसमें पेज नंबर 21 पर 85 पेज की रिपोर्ट में, उसमें 7 कंपनियों का एक डायग्राम लगाया गया है। डायग्राम, इनकी इतनी सारी ऐसी अर्जी फर्जी सरजी या अच्छी सच्ची सुच्ची जो भी कह लो आप, कंपनियां हैं जिनका हिसाब विनोद भाई साहब के अलावा धरती पे कोई नहीं रख सकता। जब आप पतंग उड़ाते हैं ना तो मंजा जो उलझता है उसमें भी कम गांठ होती हैं। ये है इस कंपनी का पैसा इसमें लगा, उस कंपनी का उधर से इसमें लगा, इसका इधर से, ऐसे करके लगा रहता है। तो इनकी जब ये होलसेम का बिजनेस खरीद रहे थे, एसीसी अंबुजा सीमेंट खरीद रहे थे देसी तरीके से, तो वो 7 कंपनियों की लिस्ट इन्होंने जो 21वें पेज पे दी है, वो कंपनियां जो हैं वो दिखा रही हैं कि ये गौतम अडानी साहब की जो कंपनियां हैं कहने को, लेकिन ये कंपनियां क्या करती हैं, ये कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये कंपनियां अडानी की कंपनी के शेयर खरीद रही हैं। ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, यानी इसकी शेयर होल्डर हैं। और इस कंपनी में ये सारी कंपनियां जो हैं ये अनलिस्टेड कंपनियां हैं। अनलिस्टेड कंपनियां मतलब ये कंपनियां शेयर बाजार में नहीं लिस्टेड है, इसलिए शेयर बाजार में इस कंपनी का कौन मालिक है, कौन पिताजी हैं, कौन अंकल हैं, कौन कुछ सामने आता नहीं है। लेकिन ये कंपनियां शेयर खरीद रही हैं, सब कुछ कर रही हैं गौतम अडानी के लिए, लेकिन इसमें गौतम अडानी का कहीं नाम नहीं है। और इस कंपनी के सबके पीछे एक नाम है, एक सर्वेसर्वा है, एक ताकत है, और वो है विनोद भाई साहब। ब्लूमबर्ग का ये खुलासा अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, इतनी बड़ी कि चटाई बना के लेट जाए आदमी। उसका निचोड़ लेकिन ये है, और ये निचोड़ कहता है कि ये कंपनियां जो हैं अलग अलग जगहों से मैनेज की जा रही थी, जैसे कि लेबरिंथ ऑफशोर सेल एंटिटीज जो हैं हिंडनबर्ग ने कहा था। और ये सारी की सारी कंपनियां जो है ना, ये अलग अलग जगहों पे, जैसे कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस, दुबई, और इन सब जगहों से में रजिस्टर्ड हैं और ये इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से।
और ओपन मार्केट में ये शेयर बाजार से। अच्छा, ये जो 7 कंपनियां ये कर क्या रही थी जिनका चार्ट बना हुआ है, ये 7 कंपनियां जो सीमेंट कंपनी अडानी साहब खरीदना चाहते थे उसके ओपन मार्केट में शेयर खरीद रही थी। यानी कुछ कम पड़ जाए तो ये हमारे पास हिस्सेदारी होगी। यानी गौतम अडानी के लिए ये कंपनियां शेयर खरीदते हैं, लेकिन इन कंपनियों में कहीं पे भी गौतम अडानी का नाम नहीं होता है। अनलिस्टेड कंपनियां हैं ताकि आप पता भी ना कर सकें कि इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है। ये 7 कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये चार्ट कहता है, जो चार्ट खुद अडानी की बैंक में जो डॉक्यूमेंट निकला है उसमें जो पेज नंबर 21 पर लगा हुआ है, ये वो चार्ट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये चार्ट कहता है कि इन सब के पीछे एक ही महाशक्ति है, एक ही आदमी है, वो है विनोद भाई साहब। अब आपको मन में ये सवाल आएगा कि विनोद भाई साहब इतना ऐसी ओपेक शख्सियत क्यों है। विनोद भाई साहब का काम ये है कि अडानी साहब जिस तरह से पूरी दुनिया को घुमा रहे हैं, शेयर का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जैसे हिंडनबर्ग ने बताया था, इधर का उधर करते हैं, उधर का इधर करते हैं, गुप्त रूप से जो एक ऑपरेशन चलाते हैं, अपनी कंपनी को ऊपर ले जाना, शेयर को ऊपर ले जाना, ये करना, मतलब कुल मिला के ये देखा जाए तो जो कौन उसने कहा था ये फ्रॉड जैसा दिखता है, ऐसा लगता है कि ये वाकई ये क्राइम है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात इन्होंने अपनी 413 पेज की रिपोर्ट में कही थी कि विनोद भाई साहब से कोई लेना देना नहीं है, उस बात को पहले फोर्ब्स की रिपोर्ट ने काफ़ी हद तक साबित किया। अब कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट ने साबित कर दिया कि विनोद भाई साहब इस खेल में शामिल थे। विनोद भाई साहब और उनकी श्रीमती जी का नाम भी आ रहा है इसमें, और वो हैं आदरणीय रंजन बेन। और ये 7 अनलिस्टेड कंपनियां उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। विनोद दुबई में काम करते हुए गौतम अडानी से जुड़े नेगोशिएटर हैं और ग्रुप के कोऑर्डिनेशन में शामिल हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी लिस्टेड कंपनी में अडानी के पैर नहीं रखा। देखिए मजेदार बात, जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं उन कंपनियों से तो पता लग सकता है इसमें कौन कौन आदमी शामिल है, कौन कौन आदमी शामिल नहीं है, लेकिन अडानी के एम्पायर में एक बड़ा हिस्सा ऐसी कंपनियों का है जो रिकॉर्ड पे नहीं है, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है, रिकॉर्ड पे होते हुए भी नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर की नज़र उन पे नहीं है, लेकिन वो कंपनियां अडानी ग्रुप के मैनेजमेंट में पीछे से भूमिका निभाती हैं। 250 ग्राम इधर कम हो रहा है जी, डाल दिया, 400 ग्राम इधर कम हो रहा है, डाल दिया, और अडानी ग्रुप को जब जहां जिस पलड़े को भारी करने की ज़रूरत है वहां पे ये करती हैं। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे जब आप जाएंगे तो आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि भाई दुबई के शानदार, दुबई में इनके दफ्तर बड़े ज़बरदस्त जगहों पे हैं, खैर अमीर आदमी हैं, और विनोद अडानी जी जो हैं वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अब आप कहेंगे एशिया के अमीर आदमी कैसे होगा, इनका किसी भी कंपनी में नाम नहीं है। तो अनरजिस्टर्ड कंपनियां, जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं वो भी तो कंपनियां ही हैं ना, उनके मालिक तो जो है वो अमीर कहलाएंगे। तो आप कहेंगे गौतम अडानी इतना ज़्यादा भाई साहब को अहमियत क्यों देते हैं। गौतम अडानी जब पढ़ते थे तो भाई साहब के पास रह के ही पढ़ते थे। भाई साहब 72 साल के हैं और गौतम अडानी के लिए उनकी जगह पिताजी वाली है, बहुत सम्मान। और चूंकि दोनों बिजनेसमैन हैं और गौतम अडानी जब ऊपर कुछ जाते हैं, तरक्की करते हैं, तो बड़े भाई साहब को भी काम में लगा दिया, लेकिन कुछ धर्म पुण्य के अच्छे काम में लगाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये मैनिपुलेशन वाले काम में, डीलिंग वाले काम में, घोटाले वाले काम में लगा के क्या फ़ायदा। अब इसका नज़रिया ये भी हो सकता है कि आगे जाकर भाई साहब को जेल जाने की नौबत आ जाए आपकी हरकतों की वजह से। कैसे आ सकती है? ऐसे आ सकती है कि अडानी के शेयर जो है केवल भारत वालों ने तो खरीदे नहीं, दुनिया भर के लोगों ने खरीदे हुए हैं। तो ये एक इंटरनेशनल स्टोरी हुई है, इंटरनेशनल मामला हुआ है, क्योंकि भारत का मामला तो है नहीं। भारत में आप FIR लेके जाओगे लोधी रोड थाने में, तुगलक रोड थाने में, या कहीं और अहमदाबाद में चले जाओगे, मुंबई में चले जाओगे, परेल में चले जाओगे, किसी की हिम्मत नहीं है रजिस्टर कर ले, चलो मान लिया, नहीं होगी हिम्मत। हालांकि भारत में कानून का राज है, लेकिन फिर भी। लेकिन जब कोई आदमी सिंगापुर में रिपोर्ट लिखाएगा, दुबई में लिखाएगा, अमेरिका में लिखाएगा, अमेरिका के किसी राज्य में फ्लोरिडा में लिखाएगा, तो कहाँ तक बचोगे।
वो समस्या बड़ी होती जा रही है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा उत्साहित है हिंडनबर्ग। वो बार बार इससे जुड़ी कोई भी चीज़ आती है छट से उसको उछाल देता है। और उसने जो कहा था वो सारी बात साबित होती जा रही है। और जो हमने कहा था वो भी याद कर लीजिए। जब शुरू में हमने पहला वीडियो बनाया अडानी ग्रुप का, याद कीजिए, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहे हैं, ये सीधे सीधे, ये अडानी साहब सुन लें, उनके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, इनको सीधे सीधे पहले ही दिन एक सख्त लीगल नोटिस भेजना चाहिए था हिंडनबर्ग को। हिंडनबर्ग के साथ मुकदमा लड़ते हैं। गलती थी नहीं थी, साबित होती नहीं साबित होती, इसमें टाइम लगता है, लेकिन अपनी कंपनी की जो साख है उसको बचा लेते। एक कॉन्फिडेंस शेयर होल्डर का इनके अंदर रहता। और ऐसी स्थिति में ये जो धड़ाम धड़ाम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था सेबी एक रिपोर्ट मंगाएगी, गिर जाएगा, सेबी एक जांच करेगी, गिर जाएगा, ये कुछ बयान करेंगे, गिर जाएगा, ये कोई सफाई देंगे, गिर जाएगा। अब ये एक एक करके डील कैंसिल कर रहे हैं अपने पैसों की कमी को मैनेज करने के लिए, गिर रहा है। और ये गिरावट का सिलसिला जब भी कुछ ऐसा होगा आ जाएगा सामने, संभलने की कोई चांस ही नहीं है। फिर आप बनाने के लिए, संभालने के लिए क्या फालतू की बातें कर रहे हो, मैंने इतने 1000 रुपये बैंक के चुका दिया, तुम्हारा कर्जा था तुमने चुका दिया, इससे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। कभी आप बोल देते हो कि मैंने जो है वो बॉन्ड का पैसा लौटा दिया, अरे भाई मैच्योर हो रहे थे, लौटा नहीं था। कभी आप बोल देते हो मैं इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करूंगा, लेकिन करते नहीं हो। तो आप अगर नहीं करोगे तो भी आप फंस ही रहे हो, करके भी फंसोगे, ये तो पक्का है। और एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि भाई किया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है, हुआ तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो मुझे लगता है। आपको पता नहीं क्या लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और इसका सार्वभौम सत्य क्या है तो जांच से ही पता लगेगा, जो भी जांच होगी। लेकिन जांच हो, निष्पक्ष हो, खुली हो, वो ज़्यादा अच्छा है। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जेपीसी बना दी होती मोदी जी ने तो अडानी को कम नुकसान होता। ये किश्तों में छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा निकल के आ रहा है। अब पता चला उन्होंने बैंक से रिपोर्ट मंगा ली, फिर लुढ़क गए। फिर कोई बोलेगा कि वहाँ विनोद भाई साहब का नाम निकल आया, फिर लुढ़क गए। विनोद भाई साहब कोई नोटिस भेज देगा, फिर लुढ़क जाएंगे। कहीं पे एफआईआर होगी, फिर लुढ़क जाएंगे। और ये लुढ़कने का सिलसिला कहाँ तक जाएगा, इसके बारे में मेरा कोई अनुमान नहीं है और कोई नहीं लगा सकता। लेकिन ये स्थिति बहुत खतरनाक है। कंपनी ने नए कारोबार में से हाथ समेटना शुरू कर ही दिया है, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपनी महानता दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसे ही सही, लेकिन ये छोटी छोटी मान्यताओं से काम नहीं चलेगा। अगर आप सही हैं तो आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट को गलत साबित करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फोरम पे साबित करना पड़ेगा। एक जवाब तैयार करने से कुछ नहीं होगा। कोई 413 पेज का जो आपने जवाब लिखा था वो तो झूठा साबित हो गया, उसमें तो विनोद भाई साहब निकल आए हैं इन्वॉल्व। जो भी है, अब समय, आने वाला समय अडानी साहब के लिए कहीं दूर दूर तक कोई आस की किरण नहीं दिखती है। और मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि ऐसा ना हो कि हम तो डूबेंगे सनम और मोदी जी को भी ले डूबेंगे। और ये अपने आप में एक बड़ी टिपिकल स्थिति है कि जितना इसको दबाओ उतना ये सड़ता है, जितना लाश को छिपाओ बदबू मारती है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मतपान, रहीमन दावे ना दबे जाने सकल जहान। नमस्कार, जय हिंद।